हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 14th एंड 15th ऑफ नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। 14th ऑफ नवंबर, जैसे कि आप सबको पता है 14th ऑफ नवंबर को आता है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे आता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 14th ऑफ नवंबर को। तो 14th ऑफ नवंबर को चिल्ड्रंस डे तो आता ही है, इसके साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कब हुआ था उनका बर्थ? उनका बर्थ हुआ था 14th ऑफ नवंबर 1889 के अंदर, राइट। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जो आता है 14th ऑफ नवंबर को, दैट इज वर्ल्ड डायबिटीज डे। कौन सा है? वर्ल्ड डायबिटीज डे। दोनों डेज को आप रिलेट कर सकते हो। चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं ना, बच्चे चॉकलेट टॉफी बहुत खाते हैं, तो उससे क्या होता है, आगे चलकर डायबिटीज हो सकती है। मीठा खाने से डायबिटीज होती है ना, और बच्चे मीठा ज्यादा खाते हैं, तो चिल्ड्रन को आप डायबिटीज से कनेक्ट कर सकते हो। तो चिल्ड्रंस डे आता है और वर्ल्ड डायबिटीज डे आता है। सिर्फ याद करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं होता कि बचपन में जो चॉकलेट खाए है उसकी वजह से ही आगे जाकर डायबिटीज होगी, राइट। तो चिल्ड्रन डे एंड वर्ल्ड डायबिटीज डे। जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स, यूनाइटिंग टू स्ट्रेंथन डायबिटीज वेलबींग। ये इस साल का थीम है। नेक्स्ट है 15th ऑफ नवंबर। 15th ऑफ नवंबर को आता है झारखंड फाउंडेशन डे। झारखंड फाउंडेशन डे। झारखंड जो था ये बिहार से अलग होकर अलग से स्टेट बना था। कौन सी स्टेट थी ये? झारखंड 28th स्टेट ये इंडिया की बनी थी। कब बना था झारखंड? 15th ऑफ नवंबर 2000 के अंदर झारखंड जो था वो अलग से स्टेट जो बन गया था, राइट। और इसी से रिलेटेड झारखंड से ही एक पर्सन है जिसकी आती है बर्थ एनिवर्सरी। झारखंड के ही हैं ये, बिरसा मुंडा, तो इनकी जयंती भी आती है, बर्थ एनिवर्सरी भी आती है। और एक और बात, जो चिल्ड्रंस डे है इसको बाल दिवस भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? बाल दिवस, राइट। और 15th ऑफ नवंबर झारखंड फाउंडेशन डे आता है और दूसरा है बिरसा मुंडा जयंती। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था इस दिन, राइट। बर्थ एनिवर्सरी होती है। बिरसा मुंडा कौन थे? ये एक रिलीजियस एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। झारखंड के अंदर इनका जन्म हुआ था, खुंती डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15th ऑफ नवंबर 1875 के अंदर, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Who wins श्रीनिवास रायप्रोल पोइट्री प्राइज? श्रीनिवास रायप्रोल पोइट्री प्राइज। तो नाम से पता चल रहा है ये किसके लिए दिया जाता है? ये पोइट्री के लिए दिया जाता है, राइट। किसके लिए? पोइट्री के लिए। हैदराबाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसने ये प्राइज दिया है, श्रीनिवास रायप्रोल पोइट्री प्राइज। और ये वाला जो प्राइज है ये दिया जाता है 20 to 40 ईयर्स की एज ग्रुप में, राइट। और इस साल का किसको मिला है? ये मिला है अजय कुमार को। किसको दिया गया है? अजय कुमार को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉमिनेटेड फॉर 67th ग्रैमी अवार्ड्स? 67th एडिशन के ग्रैमी अवार्ड्स होने जा रहे हैं, अभी नहीं है, 2025 के अंदर ये होंगे। कब होंगे? फेब 2025 के अंदर। कहाँ पे होने जा रहे हैं? लॉस एंजलस में। लॉस एंजलस के अंदर ये सेरेमनी होगी 67th ग्रैमी अवार्ड्स की। तो इंडिया में से कौन नॉमिनेट होकर गए हैं इन चारों में से? तो इसमें नाम आता है रिकी केज एंड अनुष्का शंकर का। रिकी केज एंड अनुष्का शंकर को नॉमिनेट किया गया है, राइट। नॉमिनेट किया गया है 67th ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। ये क्या, कौन सी कैटेगरी से है? म्यूजिशियंस हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। रिकी केज की बात करें तो जो रिकी केज हैं ये 3 टाइम ग्रैमी विनर्स है, तो 4th टाइम इनको फिर से ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया गया है। एल्बम का नाम क्या है? इनकी एल्बम का नाम है ब्रेक ऑफ डान। ब्रेक ऑफ डान। तो ये कौन सी कैटेगरी में आती है? बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट और चैंट एल्बम कैटेगरी के अंदर आती है, जिसके लिए इनको ग्रैमी के लिए
नॉमिनेट किया गया है। दूसरी है अनुष्का शंकर, ये कौन है? ये फेमस स्टारिस्ट एंड कंपोजर है। तो इनकी एल्बम का नाम क्या है? एल्बम का नाम है चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज बिफोर डान, राइट। चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज बिफोर डान। तो इसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। इसके अलावा कुछ और नॉमिनीज भी है सेम कैटेगरी के अंदर, जैसे कि राधिका वकारिया। राधिका वकारिया की जो एल्बम है वो कौन सी है? वॉरियर्स ऑफ लाइट। और एक है चंद्रिका टंडन, तो इनके एल्बम का नाम है त्रिवेणी, राइट। तो ये 4 नाम है जो कि नॉमिनेट हुए हैं ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। कब हो रहे हैं? 2 फरवरी 2025 के अंदर, 2 फरवरी 2025 को ये हो रहे हैं crypto.com एरिना लॉस एंजलिस के अंदर। नेक्स्ट है, हु इज द टॉप philanthropist इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ह्यूरोन इंडिया philanthropy लिस्ट 2024। ह्यूरोन इंडिया philanthropy लिस्ट आई है 2024 की, तो उसमें से जो टॉप philanthropist है इंडिया की वो कौन है? philanthropist कौन होते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं जो डोनेशंस देते हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो सबसे ज्यादा जो डोनेशन दी है अकॉर्डिंग टू ह्यूरोन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024, तो वो उसमें से किसका नाम सबसे ऊपर आया है? तो नाम आया है शिव नादर एंड फैमिली का। कौन है टॉप पोजीशन पे? शिव नादर एंड फैमिली। फिर सेकंड जो पोजीशन इसमें आई है वो है मुकेश अंबानी एंड फैमिली की। थर्ड है बजाज फैमिली की, और फोर्थ है कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली, राइट। नेक्स्ट है शिगेरू इशिबा बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? शिगेरू इशिबा ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली? तो ये बने हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर। कौन सी कंट्री के? जापान के। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो, राइट। नेक्स्ट है लासा फीवर। Lassa fever is endemic to the rodent population of which part of the world? Lassa fever कहाँ से होता है? rodent से होता है, जो रैट माइस वगैरह होते हैं, तो वहां से लासा फीवर जो है हमें होता है, ह्यूमन में भी आता है। तो लासा फीवर काफी न्यूज में है। तो कहाँ का इंडेमिक है, कहाँ से आया है ये लासा फीवर? जो लासा फीवर होता है ये लासा नाम के वायरस से होता है, लासा वायरस से ये होता है लासा फीवर, राइट। तो ये इंडेमिक है वेस्टर्न अफ्रीका का, जो सहारा वाला पार्ट है वहां से ये लासा फीवर जो है शुरू हुआ है, राइट। नेक्स्ट है COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29th मीटिंग हुई है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, राइट। कहाँ पे हो रही है? ये अभी चल रही है, 11th को शुरू हुई थी और 22 नवंबर तक ये चलेगी। 11th को शुरू हुई थी, 22 नवंबर तक ये चलेगी। तो कहाँ की है, कहाँ पे हो रही है? तो इसका वेन्यू है अजरबैजान। अजरबैजान बाकू के अंदर ये हो रही है, राइट। नेक्स्ट है एलुलोज। एलुलोज क्या है? ये एक स्वीटनर है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज एलुलोज? एलुलोज क्या है? ये एक स्वीटनर है which was approved by which of the following countries? तो एलुलोज को कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है एज ए स्वीटनर यूज करने के लिए? तो इसको अप्रूवल मिला है यूएस एंड साउथ कोरिया से। कहां से? यूएस एंड साउथ कोरिया से इसको अप्रूवल मिल चुका है एज ए स्वीटनर यूज करने के लिए, राइट। तो नाम याद रखना है एलुलोज। नेक्स्ट है जेन जेलेंस्की। जेन जेलेंस्की is related to which of the following sport? कौन सी गेम से ये रिलेटेड है? तो ये है फेमस जेवेलिन थ्रोअर, वर्ल्ड नंबर 1 जेवेलिन थ्रोअर है जेन जेलेंस्की। तो रिसेंटली हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो इनके अंडर कोचिंग ले रहे हैं, तो उनके कोच बने हैं, उनके हेड कोच बने हैं। नीरज चोपड़ा जी के ये बने हैं हेड कोच, राइट। तो अब वो अपनी जो ट्रेनिंग है नीरज चोपड़ा जी वो इनसे लेंगे, राइट। जेन जेलेंस्की नाम याद रखना है। नेक्स्ट है हु वन 28th वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल। 28th वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल किसके नाम गया है? तो वो है हमारे फेमस पंकज अडवाणी जी, बिलियर्ड्स के लिए जो फेमस है। तो उन्होंने जीता है 28th वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल। तो कहाँ पे हुआ था ये चैंपियनशिप? ये चैंपियनशिप हुआ था दोहा के अंदर। कहाँ पे हुआ था? दोहा में हुआ था। पंकज अडवाणी ने इसको जीता है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स
चैंपियनशिप। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा था? दोहा में हो रहा था। जीता किसने है? पंकज अडवाणी ने जीता है। किसको हराया है? इंग्लैंड के है रॉबर्ट हॉल। रॉबर्ट हॉल इंग्लैंड के हैं जिसको इन्होंने हराया है 4-2 से। कब हुआ था? 9 नवंबर को ये हुआ था। तो 7th वर्ल्ड टाइटल है जो इन्होंने इस बार जीता है, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग कंपटीशन हेल्ड इन। वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग कंपटीशन, पैराग्लाइडिंग का कंपटीशन कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग में ये हुआ था। तो हिमाचल ने होस्ट करा है पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024, राइट। तो कहां पे हुआ था? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीर बिलिंग में ये हुआ था। 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक चला था। किसने जीता है? ऑस्टिन कॉक्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पोजीशन पे रहे हैं। फर्स्ट प्लेस ओवरऑल कैटेगरी के अंदर इन्होंने हासिल की है। नेक्स्ट है मोंड्यूरो 4.0। मोंड्यूरो 4.0 क्या है? ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस। माउंटेन बाइकिंग रेस है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट इंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस। कहां पे हुई है ये? तो ये हुई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में ये रेस हुई है। अभी हुई थी 13-14 नवंबर को। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ कवर्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट। राइट टू हेल्थ क्या है? ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट्स के भी कौन से आर्टिकल के अंदर कवर होता है? तो ये कवर होता है आर्टिकल 21 के अंदर। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। तो उसी के अंदर आता है राइट टू हेल्थ। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, दिवाली निकल कर गई है, तो दिवाली पे अगर हम दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज की बात करें तो वहां पे फायर क्रैकर्स बहुत ज्यादा हुए हैं, जिसके चलते हुए पोल्यूशन बहुत ज्यादा था। तो पोल्यूशन हो रहा है फायर क्रैकर्स की वजह से, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है उन लोगों पे भी जिन्होंने फायर क्रैकर्स के साथ जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो राइट टू हेल्थ, वहां पे उनका तो राइट टू हेल्थ वायलेट हो रहा है ना। अब एक बंदा पटाखे चला रहा है तो जो दूसरे लोग हैं उसके आसपास, तो उनको तो क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए ना। तो उससे क्या होता है? फायर क्रैकर से जो आम लोग हैं उनके कहीं ना कहीं राइट टू हेल्थ वायलेट हो रहा है। तो इसी बात को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जजेस का एक बेंच बैठा था, तो उनकी जजमेंट आई है कि राइट टू हेल्थ जो है ये एक नॉर्मल इंसान का फंडामेंटल राइट है। तो इसके लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट है, तो दिल्ली वाले एरिया में जहां पे भी ये प्रॉब्लम आई है, तो वहां पे की जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रिक्ट एक्शंस इसके अगेंस्ट लेने चाहिए थे। नेक्स्ट है इगास बग्वाल। इगास बग्वाल ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इगास बग्वाल क्या है? इसको बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ी दिवाली, इगास बग्वाल। तो ये जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली के 11th डे पे। जब दिवाली होती है उसके 11th डे पे आता है इगास बग्वाल। कौन सी स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तराखंड में। कौन सी स्टेट का है ये? उत्तराखंड का। बूढ़ी दिवाली भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है यूपी फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। यूपी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है ये। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च करा है यूपी के सीएम ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च करा है लखनऊ से। कहां से लॉन्च करा है? लखनऊ से। नेक्स्ट है स्नेक बाइट इनवेनमिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइबल डिजीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। स्नेक बाइट को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है। नोटिफाइबल डिजीज क्या होती है? नोटिफाइबल डिजीज होती है कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जब उस डिजीज को डायग्नोस करता है, उसको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डिजीज है जो नोटिफाइबल है, जैसे कि स्नेक बाइट अब हो गया, तो अब मेडिकल प्रैक्टिशनर जब उसको पता चलेगा कि ये स्नेक बाइट का केस है, तो वो क्या करेगा? वो जो गवर्नमेंट है, जो लीगल अथॉरिटीज है, उनको नोटिफाई करेगा, उनको बताएगा उस केस के बारे में, पर्टिकुलर उस केस के बारे में। कौन सा है? स्नेक बाइट। तो कौन सी डिजीज को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करा है?
स्नेक बाइट को। कौन सी स्टेट ने करा है? तो स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तो इससे पहले इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनको नोटिफाइएबल डिजीज डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे कि एड्स हो गया, मीजल्स हो गया, हेपेटाइटिस ए बी सी हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी डिजीजेस है। ट्यूबरक्लोसिस भी नोटिफाइएबल डिजीज में ही आती है। तो बहुत सारी डिजीजेस है जिनको डिक्लेयर किया गया है ऑलरेडी नोटिफाइएबल डिजीज। तो तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली स्नेक बाइट को भी डिक्लेयर कर दिया है एज अ नोटिफाइएबल डिजीज, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.